साल 1925 में जब एक मुस्लिम नौजवान ने यह कहा कि मैं मुसलमान पहले हूं, तो जिन्ना ने उसे समझाया, नहीं बेटे, तुम भारतीय पहले हो और मुसलमान बाद में। नमस्कार। आज वाङ्मय में कहानी जिन्ना के राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक बनने के सफर की। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सांप्रदायिकता का अपना एक तर्क होता है और उसे शुरू में ही नहीं रोका गया तो उसका बढ़ना और उग्रवादी हो जाना अनिवार्य है। इस अवधारणा का उदाहरण है मोहम्मद अली जिन्ना की जीवन कथा। जिन्ना के उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि सांप्रदायिकता का रास्ता एक ढलान वाला रास्ता होता है और अवरोध के विशेष प्रयत्न न किया जाए तो आदमी उस पर नीचे ही फिसलता जाता है। सांप्रदायिक विचारधारा की मूल बातों को एक बार स्वीकार कर लिया जाए तो फिर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं चाहे जो हों, वह उस विचारधारा द्वारा ही परिचालित होने लगता है। अन्यथा कोई और कारण नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में जिस आदमी ने अपनी यात्रा शुरू की, वह अंत में पाकिस्तान की मांग करने लगा। एक अत्यंत सुसंस्कृत और विशाल हृदय व्यक्ति एक ऐसी राजनीति की शिक्षा देने लगा और एक ऐसी भाषा बोलने लगा जो फांसीवादी सांप्रदायिकता के लिए ही संभव थी। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बनने के बाद 1906 में जब भारत लौटा तो वो धर्मनिरपेक्ष, उदार राष्ट्रवादी और दादा भाई नौरोजी का समर्थक था। भारत आते ही वो कांग्रेस में शामिल हो गया। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उसने दादा भाई के सचिव का काम भी किया। उन्हीं दिनों मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा था। जिन्ना इसका विरोधी था। बाद में आगा खान ने, जो लीग का पहला अध्यक्ष थे, लिखा कि जिन्ना ने उन सब कामों का विरोध किया जो मैंने, मेरे मित्रों ने किया था और करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पृथक मतदाता मंडलों का हमारा सिद्धांत राष्ट्र का आंतरिक विभाजन कर रहा है। 1906 के बाद जिन्ना ने जितनी भी जनसभाएं की उसमें राष्ट्रीय एकता पर ही बल दिया, जिससे प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। सांप्रदायिकता की दिशा में जिन्ना का पहला कदम बिना किसी इच्छा के उठा जब वे पृथक मतदाता मंडलों की व्यवस्था के तहत बंबई से केंद्रीय विधान परिषद के मुसलमान सदस्य चुना गया। लेकिन उसकी वास्तविक फिसलन तब शुरू हुई, यानी वो शुद्ध राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक राष्ट्रवादी तब हो गया जब 1913 में वो मुस्लिम लीग में दाखिल हुआ। वैसे उस वक्त भी वो मूलतः राष्ट्रवादी ही था। वे अब कांग्रेस में था और इस आधार पर पृथक मतदाता मंडलों का विरोध करता था कि इससे देश दो स्पष्ट खेमों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब वो पूरा मुस्लिम समुदाय का प्रवक्ता या नेता की भूमिका भी अख्तियार करने लगा था। उसकी ये दोहरी भूमिकाएं लखनऊ में हुए कांग्रेस लीग समझौते के दौरान शीर्ष पर पहुंच गई थी। यह समझौता तिलक और जिन्ना ने मिलकर तैयार किया था। मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रवक्ता के रूप में जिन्ना का कांग्रेस से पृथक मतदाता मंडलों और सांप्रदायिक आरक्षण का सिद्धांत मनवा लिया, लेकिन वो अब भी पूर्णतः राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का पक्षधर था। जब रौलट बिल पास कर दिया गया तो इसके विरोध में उसने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। वो इस सांप्रदायिक धारणा का खंडन भी करता था कि भारत में स्वशासन का मतलब होगा हिंदू राज। उसका मानना था कि भारत में असली राजनीतिक मुद्दा एक ही और वह है होम रूल, यानी सत्ता का नौकरशाही से लोकतंत्र को हस्तांतरण। 1920 के दौरान जिन्ना की राष्ट्रवादिता पर सांप्रदायिकता का पूर्ण ग्रहण नहीं लगा था। उसने 1924 में समाप्त प्राय मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के नारे के आधार पर उसे सुदृढ़ बनाने लगा। अब उसकी राजनीति इस बुनियादी सांप्रदायिक विचार के आधार पर चल रही थी कि मुसलमानों को अपना अलग संगठन बनाना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए तथा अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव मुद्दे पर जोर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ वो दोबारा हुए लखनऊ समझौते के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर देता रहा ताकि ब्रिटिश शासन से मिलजुल कर लड़ा जा सके। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी नीतियों और कदमों का विरोध करने में वो स्वराजियों का साथ था। 1927-28 में उसने साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया। यद्यपि उसके खिलाफ आयोजित जुलूस में शामिल होने से उसने मना कर दिया।
लेकिन अब तक उनका पूरा सामाजिक आधार सांप्रदायिक दिमाग वाले व्यक्तियों के बीच सीमित हो गया था। अब अगर वो सांप्रदायिक रास्ते से हट जाता तो उसका राजनीतिक प्रभाव ही खत्म हो जाता। 1928-29 में नेहरू रिपोर्ट पर बातचीत के दौरान यह स्पष्ट भी हो गया। इस तरह एक एक कदम नीचे उतरते हुए उसने अति प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिकों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका नेतृत्व आगा खां और एम शफी कर रहा था। अंत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का झंडा अपने हाथ में ले लिया। इसके बदले उसे न केवल एम.ए. अंसारी, टी.के. शेरवानी और सैयद महमूद जैसे राष्ट्रवादियों, बल्कि एम.सी. चागला जैसे अपने पुराने सिपहसालारों के समर्थन से भी हाथ धोना पड़ा। उसकी फिसलन का सबसे सुस्पष्ट प्रतीक है वह 14 सूत्री मांग पत्र, जिसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी तथा जहरीले हिस्सों की मांग को समाहित कर लिया गया था। यह मांग पत्र जिन्ना ने ही लिखा था। जब कांग्रेस ने 1930 में जबरदस्त आंदोलन चलाया और वह बुनियादी परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों की ओर बढ़ने लगी, तो जिन्ना राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गया। इसके अतिरिक्त मुस्लिम जनता, खासतौर से युवा, राष्ट्रवादी तथा वामपंथी राजनीति की ओर तेजी से खींच रहे थे। ऐसी स्थिति में जिन्ना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ज्यादातर ब्रिटेन में रहने लगा। लेकिन जिन्ना ऐसा आदमी नहीं था कि सक्रिय राजनीति से ज्यादा दिन दूर रह सके। अतः 1936 में वो फिर भारत लौटा तो मुस्लिम लीग को फिर पुनर्जीवित करने का संकल्प लेकर। शुरू में वो नरमपंथी सांप्रदायिकता का आधार लेकर चलना चाहता था। पूरे 1936 के दौरान उसने राष्ट्रवाद और स्वाधीनता पर जोर दिया तथा हिंदू मुस्लिम सहयोग के पक्ष में बोलता रहा। उदाहरण के लिए मार्च 1936 में उसने कहा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दाखिल होने के बाद से मैंने जो कुछ भी किया है उसमें अभी कोई तब्दीली नहीं आई है और मैं जरा भी नहीं बदला हूं। हो सकता है कुछ मौकों पर मैंने गलती की हो, लेकिन उसका कारण किसी प्रकार की तरफदारी नहीं रही है। मेरा एकमात्र मकसद रहा है देश की भलाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारत की भलाई चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। कोई भी चीज मुझे इससे 1 इंच भी नहीं डिगा सकती। उसने एक ओर तो मुसलमानों को अलग से संगठित होने को कहा और दूसरी ओर यह भी कहा कि वे साबित कर दें कि उनकी देशभक्ति बेदाग है तथा भारत और उसकी तरक्की से उन्हें जितना प्यार है वह इस देश के किसी भी अन्य समुदाय से कम नहीं है। इन सब के पीछे जिन्ना की योजना शायद यह थी कि वो मुस्लिम लीग की मदद से इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर ले कि कांग्रेस को एक और लखनऊ समझौते के लिए बाध्य कर सके। कांग्रेस द्वारा 1937 के चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब उसने यह लगाया कि कांग्रेस गांधी पूर्व की संवैधानिक राजनीति की ओर लौट रही है। कुछ तो इन धारणाओं के कारण और कुछ इसलिए भी कि सांप्रदायिक मांगों की झोली खाली थी। जिन्ना और लीग ने जिस कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ा वह कांग्रेस से मिलता जुलता था। उसमें सिर्फ यही मुस्लिम मांगे शामिल की गई कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उर्दू भाषा और लिपि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं तथा मुसलमानों की हालत में बेहतरी लाई जाए। लेकिन चुनाव परिणामों का स्पष्ट निष्कर्ष था कि जिन्ना की एक भी कल्पना यथार्थ परक नहीं थी। अब उसके सामने 2 ही रास्ते रह गए थे। या तो वो उसी अर्ध राष्ट्रवादी नरमपंथी सांप्रदायिक राजनीति से चिपका रहे जिसकी तमाम संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी, या फिर सांप्रदायिक राजनीति ही त्याग दे। इन दोनों का मतलब होता कि वो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाता। एक तीसरा रास्ता भी था, जन राजनीति का, और लीग की अर्ध सरकार परस्ती को देखते हुए तथा उसकी अपनी अनुरक्षणवादी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के कारण भी यह राजनीति इस्लाम खतरे में है तथा मुल्क में हिंदू राज कायम हो जाएगा का हल्ला करके ही चलाया जा सकता था। 1937-38 में जिन्ना ने यही विकल्प को चुना और एक बार जब उसने यह फैसला कर लिया तो घृणा और भय पर आधारित इस नई राजनीति को आगे बढ़ाने में उसने अपने व्यक्तित्व की सारी शक्ति और प्रखरता लगा दी। सांप्रदायिक नेताओं में सबसे ऊंचे कद के इस आदमी ने मुसलमानों के बीच अपने तमाम राजनीतिक प्रचार व मकसद, जिसमें घृणा और असुरक्षा की भावना पैदा करना, बना लिया तथा उन्हें यह समझाने लग गया कि कांग्रेस राष्ट्र की स्वाधीनता नहीं चाहती, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार से मिलकर हिंदू राज कायम करना, मुसलमानों पर हावी होना, यहाँ तक कि भारत से इस्लाम का नामो निशान मिटा देना चाहती है। कुछ उदाहरण पेश हैं।
1938 में लीग के अध्यक्ष चुने जाने पर अपना भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा, कांग्रेस का आला कमान दूसरे सभी समुदायों तथा संस्कृतियों को नष्ट करने तथा हिंदू राज कायम करने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। गांधी का आदर्श है हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना तथा इस देश में हिंदू राज कायम करना। मार्च 1940 में उसने अलीगढ़ में छात्रों से कहा, मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज के तहत मुसलमानों को कुचल डालें और उन्हें प्रजा बनाकर रखें। 1941 में अलीगढ़ में उनके शब्द थे, पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह खत्म होने से रोकना चाहते हैं तो एकमात्र मकसद यही हो सकता है। 8 अप्रैल 1941 के अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने घोषित किया कि संयुक्त भारत में मुसलमानों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। अंतरिम सरकार की चर्चा करते हुए 18 अगस्त 1946 को उसने कहा, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का जिक्र किया जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से भारत के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हावी होना और हुकूमत चलाना चाहती है। साल 1946 में ही मुसलमानों को अपना वोट लीग को देने के लिए अपील करते हुए उसने कहा, अगर आज हम अपना फर्ज अदा नहीं करते तो आपकी हालत शूद्रों जैसी कर दी जाएगी और भारत से इस्लाम की विदाई हो जाएगी। अब जिन्ना जैसे नेता ने राजनीति को इस निम्न स्तर पर पहुंचा दिया, तब इससे औसत सांप्रदायिक प्रचार का स्तर और भी खराब होना लाजमी था। जे सुलेरी और एफएम दुर्रानी जैसे लोग तो गोयबल्ज की तरह जनता को लगातार गुमराह करने की अपनी सारी हदें लांघ है। फजलुल हक जैसे जिम्मेदार आदमी ने भी, जो बंगाल का प्रधानमंत्री था, लीग के 1938 के अधिवेशन में कहा, कांग्रेस शासित प्रांतों में दंगों ने देहाती इलाकों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, उनके अंग काट दिए गए, उनकी संपत्ति लूट ली गई, खुलकर खून बहाया गया। वहां मुसलमानों पर हिंदुओं का लगातार जुल्म चल रहा है और वे एक डरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। उनकी मस्जिदों को पवित्र किया जा रहा है, लेकिन अपराधी कभी पकड़े नहीं जाते। मुस्लिम नमाजियों को भी बख्शा नहीं जाता। सिंध के एक प्रमुख लीगी नेता एमएच गजदर ने मार्च 1941 में कराची में लीग की एक सभा में कहा, अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं आए तो उन्हें उसी तरह खत्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को। जिन्ना के भाषणों का स्वर भी चूंकि ऐसा ही होता था, इसलिए वे इन नेताओं को ऐसी भाषा बोलने से रोकते भी तो कैसे। इसके बाद मुस्लिम संप्रदायवादियों ने राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। मौलाना आजाद और अन्य राष्ट्रवादी मुसलमानों को कांग्रेस के नुमाइशी बच्चे, इस्लाम के गद्दार तथा हिंदुओं के भाड़े के टट्टू करार दिया गया। 1945-47 के दौरान तो उन्मादपूर्ण धार्मिक प्रचार का इनके लिए सामाजिक आतंक और शारीरिक हमले के भय का माहौल भी पैदा कर दिया गया। अप्रैल 1983 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए कहा, जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। धर्म को भी प्रचार का केंद्र बनना ही था। 1946 में मुसलमानों को लीग को वोट देने के लिए कहा गया, क्योंकि लीग और पाकिस्तान को वोट देने का मतलब है इस्लाम को वोट देना। लीग की ज्यादातर बैठकें मस्जिदों में होती तथा कांग्रेस से लीग की लड़ाई को इस्लाम और कुफ्र के बीच की लड़ाई बताया जाता। मुसलमानों को समझाया जाता कि पाकिस्तान की सरकार शरीयत के मुताबिक चलेगी। इस तरह भय और घृणा के जो बीज बोए जा रहे थे, उनकी फसल बड़े पैमाने पर सबसे पहले कलकत्ता में काटी गई, जहां अगस्त 1947 में सांप्रदायिक दंगे ने 5 दिनों में 5000 जानें ले ली। फिर तो एक खूनी सिलसिला ही शुरू हो गया। नोआखाली बंगाल में हिंदुओं तथा बिहार में मुसलमानों का निर्मम हत्याकांड, विभाजन के दौरान उत्तर भारत के दंगे और फिर गांधी जी की हत्या। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन मुसलमानों का जो पाकिस्तान में रह गए या बाद में वहां चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ने नरमपंथी सांप्रदायिकता बल्कि धर्मनिरपेक्षता की ओर लौटने की कोशिश की। 11 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उसने कहा, आप किसी भी धर्म, जात या मत को मानने वाले हो सकते हैं, उसका राज्य के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। हम इस बुनियादी सिद्धांत को मानकर चल रहे हैं कि हम सभी एक ही राज्य के बराबर के नागरिक हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें अपने सामने यही मकसद रखना चाहिए और आप पाएंगे कि वक्त बीतने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रह जाएंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाएंगे। धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि वह हर आदमी की व्यक्तिगत मामला है, बल्कि राजनीतिक अर्थ में, यानी राज्य के नागरिकों के रूप में। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिन्ना ने एक ऐसे दैत्य को जन्म दे दिया था जिसने न केवल भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बल्कि उनकी अपनी कल्पना के पाकिस्तान को भी नष्ट कर दिया। धन्यवाद।